गुड मॉर्निंग लर्नर्स। हर घर पाठशाला के आज के अंक में आपका स्वागत है। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक का पाठ 10, वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम्स का आप अध्ययन कर रहे हैं। मैं हूँ लेखा शर्मा। आप सभी का आज की इस कक्षा में स्वागत है। इस पाठ के अंतर्गत आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है समुद्र तल वायुदाब का विश्व वितरण, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर, और दूसरा है पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले बल, फोर्सेस अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड्स। प्यारे बच्चों, अभी तक आपने इस पाठ में जो पढ़ा है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कैसे उसे मापा जाता है, वायु दाब में ऊर्ध्वाधर भिन्नता यानी वर्टिकल वेरिएशन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन वायु दाब का क्या होता है, और समदाब रेखाएं क्या होती हैं। आज आइए शुरुआत करते हैं वायुदाब के क्षैतिज वितरण से। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। वायुदाब का क्षैतिज वितरण का अर्थ क्या होता है कि इसे हम वायुदाब का अक्षांशीय वितरण भी कहते हैं, कि वायुदाब में होने वाला परिवर्तन जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर या ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आते हैं धरातल पर, तो उसको वायुदाब का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। वायुदाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन हम मानचित्रों पर खींची गई समदाब रेखाओं के द्वारा करते हैं, आइसोबार्स के द्वारा करते हैं। समदाब रेखाएं क्या होती हैं? समदाब रेखाएं मानचित्रों पर खींची गई वह रेखाएं होती हैं जो समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई है। ठीक है, जो समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाकर रेखा खींची गई है उसे हम समदाब रेखाएं कहते हैं। इन रेखाओं की सहायता से हम वायुदाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन जो है वो करते हैं। दाब पर ऊंचाई के प्रभाव को दूर करने के लिए और इनको तुलनात्मक बनाने के लिए जब हम वायुदाब मापते हैं किसी क्षेत्र का, तो उसे समुद्र तल के स्तर पर हम इसे घटा लेते हैं। आप जानते हैं समदाब रेखाएं सममान रेखाओं का एक प्रकार है। सममान मतलब बराबर मूल्य वाली रेखाएं, जैसे समताप रेखाएं होती हैं, समान तापमान वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखाएं, उसी तरह से समदाब रेखाएं होती हैं। तो इन समदाब रेखाओं का उपयोग जो है वो हम मानचित्रों पर वायुदाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन करने के लिए करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है समुद्र तल वायुदाब का विश्व वितरण, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर। जो समुद्र तलीय वायुदाब का वितरण है वो मौसम मानचित्रों में दर्शाया जाता है, और इसकी सहायता से हम पूरे विश्व पर पूरे वर्ष भर में वायुदाब की क्या स्थितियां रहती हैं, विभिन्न मौसमों में उनका अध्ययन करते हैं। और सामान्यतः 2 महीनों में ही जो है वर्ष के जो है वो वायुदाब की स्थितियों का अध्ययन हम करते हैं। वायुदाब का ऋतुवत वितरण दर्शाने के लिए वह है जनवरी और जुलाई के महीने। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि तापमान वायुदाब को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तापमान बढ़ता है, वायुदाब कम होता है, तापमान कम होता है, वायुदाब बढ़ता है। तो इसी कारण से जो शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु का जो प्रभाव होता है वो अपनी चरम सीमा पर होता है इन्हीं 2 महीनों में, जनवरी और जुलाई के महीनों में। इसलिए हम इन महीनों का जो उपयोग करते हैं वायुदाब के ऋतुवत वितरण को दर्शाने के लिए। इसको समझने से पहले आइए जानते हैं कि विश्व में जो है वो वायुदाब की स्थायी वायुदाब पेटियां कौन कौन सी हैं। सामान्य तौर पर वैश्विक स्तर पर निम्नलिखित वायुदाब जो पेटियां वो विश्व में पाई जाती हैं, जिनके बारे में आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा। विश्ववतीय निम्न अपदाब क्षेत्र, जिसे हम भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी भी कहते हैं, इक्वेटोरियल लो भी कहते हैं, यह विषुवत वृत्त के निकट का क्षेत्र होता है।
जहाँ पर पूरा साल भर जो है वो तापमान, क्षमा कीजिए, वायु दाब जो है वो कम रहता है। तो इसे हम भूमध्य रेखीय निम्न दाब कटिबंध भी कहते हैं। उसके बाद आता है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटियां। उपोष्ण उच्च वायु दाब क्षेत्र दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पर वायु दाब जो है वो उच्च रहता है पूरा वर्ष भर। इसे हम उपोष्ण उच्च वायु दाब क्षेत्र कहते हैं। फिर आता है अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियां, जिन्हें हम उपशीतोष्ण निम्न वायुदाब पेटियां भी कहते हैं। दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री के बीच जो आपकी पेटियां पाई जाती हैं उन्हें हम उपशीतोष्ण निम्न वायुदाब पेटियों के नाम से जानते हैं। और फिर दोनों गोलार्धों में ध्रुवों पर पूरा वर्ष भर जो है वो उच्च वायुदाब रहता है, जिसे हम ध्रुवीय उच्च के नाम से जानते हैं। वायुदाब, ये जो पेटियां हैं स्थायी वायुदाब पेटियां, ये स्थिर नहीं होती, इनका विस्थापन होता रहता है। ये स्थायी नहीं है पेटियां। सूर्य के उत्तर और दक्षिण की ओर स्थानांतरण के कारण ये पेटियां भी उत्तर और दक्षिण की ओर स्थानांतरित होती रहती हैं। और इसलिए इन पेटियों को हम स्थायी नहीं कहते हैं, ये स्थानांतरित होती रहती हैं। अब बात करते हैं वायुदाब के विश्व वितरण की समुद्र तल पर जनवरी महीने के संदर्भ में। यदि हम जनवरी महीने के संदर्भ की बात करें तो जनवरी में वायुदाब का जो वितरण है वो किस प्रकार का रहता है। जनवरी के महीने में सूर्य जो है हम जानते हैं दक्षिणी गोलार्ध पर मकर रेखा पर सीधा चमकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो ग्रीष्म ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इसके परिणाम स्वरूप दक्षिणी गोलार्ध में तापमान अधिक व वायुदाब कम होता है, उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम व वायुदाब अधिक होता है। दक्षिणी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के जो आंतरिक महाद्वीपीय भाग है वहाँ पर विकसित होते हैं, क्योंकि महाद्वीप महासागरों की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस ऋतु में जो उपोष्ण उच्च वायुदाब मेखला है दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीपों पर, वो खंडित हो जाती है यहाँ पर, और इस प्रकार से वो अनियमित हो जाती है। अगर हम बात करें उपशीतोष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब मेखलाएं, तो वो संपूर्ण महासागर पर जो 60 से 65 डिग्री के बीच जो वायुदाब पेटी बनती है वो पूरे महासागर पर पूर्व से पश्चिम तक एक द्रोणी के रूप में विकसित होती है। उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब मेखला महाद्वीपों पर पाई जाती हैं, और इसका मुख्य कारण महाद्वीपों पर तापमान का कम होना है। तो ये उपोष्ण उच्च वायुदाब मेखला महाद्वीपों पर इस ऋतु में जो है वो स्थित होती है। और महासागरों पर तापमान अपेक्षा अधिक होता है, जिसके कारण उत्तरी अंध महासागर और उत्तरी प्रशांत महासागर पर दो प्रमुख निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित होते हैं, जिन्हें हम आइसलैंडिक और एलिशियन निम्न वायुदाब क्षेत्र कहते हैं। उत्तरी अंध महासागर पर जो निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है इस ऋतु में उसे हम आइसलैंडिक निम्न वायुदाब क्षेत्र कहते हैं, और जो उत्तरी प्रशांत महासागर पर निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है उसे हम एलिशियन निम्न वायुदाब क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो ये था जनवरी महीने के संदर्भ में समुद्र तल वायुदाब का विश्व वितरण। अब बात करते हैं जुलाई के महीने के संदर्भ में। जुलाई के महीने के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जुलाई के महीने में हम जानते हैं कि सूर्य जो है अब कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में ये ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु पाई जाती है। इसके कारण जो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब मेखला है वो उत्तर की ओर सरक जाती है।
जो भूमध्य रेखीय जो निम्न वायुदाब मेखला है वो उत्तर की ओर खिसक कर इस भाग में स्थित हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध में स्थलखंडों के अत्यधिक गर्म हो जाने के कारण वहाँ पर जो है निम्न वायुदाब क्षेत्र जो है वो विकसित हो जाते हैं। तो इस प्रकार की ये देखिए निम्न वायुदाब क्षेत्र जो है उत्तरी गोलार्ध में जो स्थलीय भागों पर विकसित हो जाते हैं उनके अत्यधिक गर्म हो जाने के कारण। और दूसरी तरफ और उत्तरी गोलार्ध में जो है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी वो खंडित हो जाती है और केवल उत्तरी अंध महासागर तथा उत्तरी प्रशांत महासागर पर ही जो है वो पाई जाती है। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहाँ पर उच्च वायुदाब मेखला पूर्ण रूप से विकसित होती है और उपशीतोष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब मेखला दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरह से विकसित होती है और ये जो उत्तरी गोलार्ध में यह खंडित होती है और केवल महासागरों पर ही इन्हें जो है वो देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से जुलाई के महीने में समुद्र तल पर वायुदाब का वितरण जो है वो रहता है। ये था समुद्र तल पर वायुदाब का विश्व वितरण जनवरी और जुलाई महीनों के संदर्भ में। आज के अगले टॉपिक की बात करते हैं, वो है पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले कारक। इससे पहले कुछ प्रश्न मन में उठने चाहिए। वायु क्या होती है, पवन किसे कहते हैं, वायु क्यों गतिशील होती है, वायु की क्षैतिज गति को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहा जाता है। पिछली कक्षा में आपने इन प्रश्नों के उत्तर जाने होंगे। आइए आज भी इनके बारे में बात करते हैं। वायु यानी एयर विभिन्न गैसों के मिश्रण को कहा जाता है। ये वायु अर्थात एयर जब गतिशील होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान को चलती है, तो उसे हम पवन अर्थात विंड कहते हैं। तो गतिशील अर्थात गतिमान वायु को पवन यानी विंड कहा जाता है। एयर और विंड में यानी वायु और पवन में ये डिफरेंस होता है। अब वायु क्यों गतिशील होती है, तो इसका कारण है वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण वायु गतिशील होती है और पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। वायु की क्षैतिज गति को पवन कहा जाता है। जब वायु क्षैतिज रूप से गतिमान होती है तो उसे पवन कहते हैं और जब वायु ऊर्ध्वाधर गति से गतिशील होती है तो उसे वायु धारा यानी एयर करंट के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि पवनें जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, ये हमने जाना। इसके साथ ही दूसरी जो विशेषता है पवनों की कि पवनों वो है पवनों की दिशा। दिशा पवनों की वह होती है जहाँ से पवन आ रही होती है। यदि कोई पवन उत्तर पूर्व से आ रही है और दक्षिण पश्चिम की ओर जा रही है तो उस पवन की दिशा को हम कहते हैं कि वह पवन उत्तर पूर्वी है। पवनों की दिशा का पता हम एक यंत्र के द्वारा लगाते हैं जिसे वात सूचक के नाम से जाना जाता है और विंड वेन के नाम से जाना जाता है। ये आप देख रहे हैं विंड वेन। और पवनों की जो गति है उसका पता एक यंत्र के द्वारा लगाया जाता है जिसे हम पवन वेग माप के नाम से जानते हैं, एनीमोमीटर के नाम से जो है वो जिसे जाना जाता है। कुछ इस प्रकार से वो दिखाई देता है। अब बात करते हैं पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले तीन प्रमुख बल। तीन बल हैं जो पवनों की दिशा को और उनकी गति को प्रभावित करते हैं। पहला है दाब प्रवणता प्रभाव, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। दूसरा है घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। और तीसरा है कॉरियोलिस बल अथवा प्रभाव यानी कॉरियोलिस फोर्स और इफेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं दाब प्रवणता प्रभाव की। दाब प्रवणता प्रभाव जो है वो पवनों की गति को प्रभावित करता है। दाब प्रवणता का अर्थ है दाब में परिवर्तन की दर। दाब में परिवर्तन की दर जितनी अधिक होगी, दाब प्रवणता जितनी अधिक होगी, पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा। और दाब में परिवर्तन की दर जितनी कम होगी, पवनों का वेग उतना ही कम होगा। इस डायग्राम की सहायता से यदि आप समझें तो ये समदाब रेखाएं आपको दिख रही हैं और जहाँ पर समदाब रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ पर दाब प्रवणता अधिक होती है और जहाँ पर समदाब रेखाएं दूर होती हैं
वहाँ पर दाब प्रवणता कम होती है तथा पवनों की गति भी कम होती है। इस डायग्राम में यदि आप देखें, इस भाग में जो समदाब रेखाएं हैं वो बहुत पास पास हैं। इसका अर्थ है यहाँ पर दाब में परिवर्तन की दर अधिक है और यहाँ पर पवनों की गति भी अधिक होगी। दूसरी तरफ इस भाग में समदाब रेखाएं दूर दूर हैं। इसका अर्थ है दाब में परिवर्तन की दर धीमी है, परिणाम स्वरूप पवनों की गति भी कम होगी। दाब प्रवणता को हम ढाल प्रवणता से समझ सकते हैं। जिस प्रकार से खड़ी ढाल से, किसी भी जगह पर खड़ी ढाल से कोई भी चीज़ तेजी से लुढ़केगी, उसी तरह से जहाँ पर दाब प्रवणता कम होगी वहाँ पर पवनें तेज गति से चलेंगी। दूसरी तरफ जहाँ पर ढाल सामान्य होती है वहाँ पर कोई भी वस्तु जो है वो धीमी गति से लुढ़केगी। अर्थात जहाँ पर समदाब रेखाएं दूर दूर स्थित होती है वहाँ पर पवनों की गति कम होती है। तो दाब प्रवणता प्रभाव इस प्रकार से किसी स्थान पर पवनों की गति को प्रभावित करता है और इस प्रकार से किसी स्थान पर पवनें किस तरफ से चलेंगी, किस प्रकार से चलेंगी, इसको निर्धारित करता है। उसके बाद आता है घर्षण बल। यह भी घर्षण बल पवनों की गति को प्रभावित करता है। घर्षण बल उत्पन्न होता है जब पवनें चलती हैं, वह धरातल से टकराती हैं, धरातल की भू आकृतियों से टकराती हैं। उन दोनों के घर्षण के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे ही घर्षण बल कहा जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स उसे कहा जाता है। घर्षण बल धरातल पर सबसे अधिक होता है, इसलिए पवनों की गति धरातल पर कम होती है। समुद्री या महासागरीय भागों पर क्योंकि घर्षण के लिए कोई भी आकृति नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर घर्षण बल का प्रभाव कम होता है और पवनों की गति अधिक होती है। इसके विपरीत धरातल से 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक घर्षण बल का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसके कारण पवनों का वेग कम होता है। किंतु 3 किलोमीटर से ऊपर का जो वायुमंडल है वहाँ पर घर्षण का प्रभाव कम होता है, जिसके कारण वहाँ इस भाग में पवनों की गति तेज होती है। तीसरा और महत्वपूर्ण बल कॉरियोलिस बल या प्रभाव है। यह बल पवनों की दिशा को प्रभावित करता है और इसकी खोज जो है, इसके बारे में सबसे पहले जो बताया था वो 1844 में फ्रांसीसी अभियंता और गणितज्ञ गुस्टेव गैस्पर्ड कॉरियोलिस ने इसके बारे में बताया था, जिसके कारण ही इसको कॉरियोलिस बल कहा जाता है। इसको हम इस सिद्धांत को कॉरियोलिस बल अथवा प्रभाव, इस सिद्धांत को फेरल का नियम भी कहते हैं, क्योंकि फेरल नामक विज्ञानवेत्ता ने प्रयोग द्वारा सबसे पहले इसे सिद्ध किया था। अब कॉरियोलिस बल अथवा प्रभाव है क्या? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, आप जानते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण एक बल उत्पन्न होता है, एक प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसे कॉरियोलिस बल अथवा प्रभाव के नाम से जाना जाता है। ये जो प्रभाव है, इस प्रभाव के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से थोड़ा दाईं तरफ मुड़कर चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें जो हैं वो अपनी मूल दिशा से थोड़ा बाईं तरफ मुड़कर चलती हैं। जितनी भी पवनें उत्तरी गोलार्ध में हैं वो अपनी मूल दिशा से थोड़ा दाईं तरफ मुड़कर चलेंगी और जितनी भी पवनें दक्षिणी गोलार्ध में हैं वो अपनी मूल दिशा से थोड़ा बाईं तरफ मुड़कर चलती हैं, यानी वो विक्षेपित हो जाती हैं। ये इस प्रभाव के कारण होता है। उसके बाद ये जो कॉरियोलिस बल है, ये बल पूरी पृथ्वी पर एक समान नहीं है। ये बल जो है आपका, वो भूमध्य रेखा पर इस बल का प्रभाव जो है वो सबसे कम है, न्यूनतम है, और ध्रुवों पर इसका प्रभाव जो है वो सबसे अधिक है। दूसरी तरफ
जब पवनों का वेग अधिक होता है तो विक्षेपण भी अधिक होता है, जब वेग कम होता है तो विक्षेपण भी कम होता है। यानी पवनें जितनी तेज गति से चल रही होंगी वो उतना ही अधिक दाहिने या बाएं मुड़ेंगी, और जितनी उनकी गति कम होगी उनका मुड़ना भी यानी उनका विक्षेपण भी उतना ही कम होगा। कॉरियोलिस बल जो है अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपात में जो है वो बढ़ता है, और जैसा कि मैंने कहा यह ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है 100%, और विषुवत वृत्त पर जो है अनुपस्थित होता है। कॉरियोलिस बल जो है दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर कार्य करता है। जितनी अधिक दाब प्रवणता होगी पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा और पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी। इन दो बलों यानी कॉरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बल के एक दूसरे के समकोण पर होने के कारण निम्न दाब क्षेत्रों में पवनें उसी निम्न दाब क्षेत्र के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, और विषुवतीय वृत्त पर जो कॉरियोलिस बल शून्य होता है उसके कारण जो है विषुवतीय वृत्त पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि विषुवतीय वृत्त यानी भूमध्य रेखा के निकट जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। इसका कारण है कि विषुवतीय वृत्त पर कॉरियोलिस बल जो है वो शून्य होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और इसमें आपने जाना पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख बलों के बारे में, तथा दूसरा जो टॉपिक आज हमने जाना उसके अंतर्गत विश्व स्तर पर समुद्र तलीय वायुदाब का वितरण हमने जाना। आशा है आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।